नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के बारे में और ये भी जानेंगे कि किस राज्य में, किस स्थान पर और कितने लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अगर हम एक नज़र में देखें तो हमारा देश भारत, जिसमें 22 प्रमुख भाषाएं हैं और बोलियों की अगर बात की जाए तो ये हज़ारों हैं, लेकिन इन बोलियों और भाषाओं से जो संगम तैयार होता है और वही हमारी देश की संस्कृति को बचाए रखा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन भाषाओं से हम कितना जुड़े हुए हैं और कहाँ, किस भाग में कौन सी भाषा किस संख्या में बोली जाती है? तो इस वीडियो में हम सफ़र करेंगे, आप हमारे साथ रहिए कि आखिर कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कौन सी कम, और किस प्रदेश में किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग रहते हैं। तो आइए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक ख़ास बात ये भी है कि हम बताएंगे, हम इस प्रमुख भाषाओं में से हमने 22 भाषाएं चुनी हैं और हम सफ़र करेंगे 22 नंबर से और आपके साथ चलना है हमें 1 नंबर तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 22वें नंबर की भाषा अर्थात संस्कृत की। तो संस्कृत जो है उसको कितने लोग बोलते हैं और क्या इसकी आबादी है, किस आबादी में बोली जाती है? तो संस्कृत को हमारे यहाँ सिर्फ हमारे देश भारत में 25,000 लोग बोलते हैं। यदि परसेंट की बात करें तो ये 0.02% होती है। अब हम बात करें कि संस्कृत को अगर हमें देखना हो कहाँ बोली जाती है, ऐसा कौन से गांव है, तो एक तथ्य आता है कि कर्नाटक में एक ऐसा भी गांव है जहाँ के लोग रोज़मर्रा की भाषा में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बोडो भाषा की, जो कि 21 नंबर पर है। इसके बोलने वालों की संख्या 15 लाख है और इस भाषा को, हो सकता है हमारे कई साथी ऐसे हैं जो देश के विभिन्न भागों से हैं, उन्हें जानकारी ना हो, वो बोडो भाषा का पहली बार नाम सुन रहे हों। उनकी जानकारी के लिए हम बताएंगे कि ये भाषा संवैधानिक रूप से मान्यता इसको प्राप्त है और इसको मान्यता दिलवाने के लिए एक भाषा आंदोलन चलाया गया था। इस प्रकार से 21 नंबर पर स्थित भाषा ये बोडो, इसके बोलने वाले 15 लाख हैं। अब हम बात करते हैं मणिपुरी भाषा की, तो इसको बोलने वाले 18 लाख हैं। लेकिन ये भाषा वहाँ के जो है मणिपुरी भाषा जो है, इसकी लिपि जो होती है वो मितई होती है और ये मितई लिपि जो है इसको बहुत मजबूती के साथ एक पहचान दिलाती है। तो हमारे देश में इसको बोलने वाले कुल 18 लाख लोग हैं। तो 19 नंबर पर हम बात करते हैं कोंकणी भाषा की। ये भाषा जो है इसको बोलने वाले 27 लाख लोग हैं हमारे देश में और एक राज्य अर्थात गोवा राज्य की ये प्रमुख भाषा है और इस भाषा पर पुर्तगाली संस्कृति का काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि देश में पुर्तगालियों ने बहुत दिनों तक शासन किया और उनसे हमारे संबंध भी रहे हैं, व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध। इसलिए माना जाता है कोंकणी भाषा पर पुर्तगाल का बहुत असर है। अब हम बात करते हैं 18 नंबर पर आने वाली सिंधी भाषा का। तो सिंधी भाषा को बोलने वाले 28 लाख लोग हैं और ये भाषा जो है समुदाय विभाजन के बाद भारत में आई है, अर्थात इस भाषा पर भी विदेशी छाप बहुत ज़्यादा है और कई शब्द इसके ऐसे हैं जो विदेशों से हूबहू मिलते हैं, लेकिन भारत में ये वे पुनर्जीवित है और इसको बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी 28 लाख लोग बहुत होते हैं। अब हम 17 नंबर पर जो भाषा आती है नेपाली। यदि नेपाली की बात की जाए तो नेपाली भाषा को बोलने वाले 30 लाख लोग हैं। 30 लाख की संख्या बहुत होती है और इसके बाद में ये एक ऐसी भाषा है जो एशिया के बाहर एक देश में, एक राष्ट्र में अर्थात नेपाल की ये मुख्य भाषा है और हिंदुस्तान में भी इसको 30 लाख लोग बोलते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा नेपाली किसी राष्ट्र की एक प्रमुख भाषा है और वहाँ की ये राज्य भाषा भी है। अब हम बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर पर आती डोगरी। डोगरी भाषा को 26 लाख लोग बोलते हैं और ये पहाड़ियों पर बोले जाने वाली भाषा है। इसे पहाड़ी भाषा कहा जाता है और इसकी जो स्वर लिपि होती है बहुत ही मधुर होती है। इसे कोमलता की भाषा भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कश्मीरी भाषा की, जो कि 15 नंबर पर है।
अब कश्मीरी को बोलने वाले 68 लाख लोग देश में रहते हैं और ये भाषा जो है फारसी अरबी को मिलाकर के उनकी लिपियों का ये संगम है और ये उत्तरी भारत में जो है एक भाषाई पुल बनाती है, अर्थात ये एक सांस्कृतिक पहचान बनाती है और बहुत ही प्यारी भाषा इसको माना जाता है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर पर आने वाली संथाली भाषा की। इसको बोलने वाले 74 लाख हैं। ये एक जनजातीय भाषा इसको कहा गया है। एक इसकी विशिष्ट जो है लिपि है, ओल चिकी नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं 74 लाख लोगों को बोले जाने वाली भाषा। हो सकता है किसी राज्य में इसको लोग ना जानते हों, लेकिन इसकी संख्या बोलने वालों की बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर पर आने वाली मैथिली भाषा का। तो मैथिली भाषा को बोलने वाले 1,35,00,000 लोग हैं। बहुत बड़ी संख्या है और लगभग परसेंट की बात की जाए तो 1% से ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं। अब इसका संबंध जो जोड़ा गया है वो मिथिला से जोड़ा गया है और अगर हम देखें तो मिथिला का संबंध सीता से जोड़ा जाता है, जो प्राचीन रामायण की एक पात्र हैं। तो सीता माता को माना जाता है कि वो मिथिला की थी, इसलिए इसको भाषा का भी बहुत महत्व है। 12 नंबर की हम बात करते हैं तो असमिया भाषा है। असमिया के बोलने वाले 1.5 करोड़ लोग हैं और ये भाषा भी सबसे पुरानी और जीवित भाषा मानी जाती है असमिया, और यही इसकी विशेषता है। माना जाता है कि इसके जो इसकी पांडुलिपि है वो अनोखी है, निराली है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर पर आने वाली पंजाबी भाषा की। पंजाबी भाषा को बोलने वाले 3.5 करोड़ लोग हैं और ये जो है दुर्लभ भाषा इसको माना गया है, क्योंकि टोनेल इसकी जो है बहुत अजब की है। इस भाषा में एक और विशेषता है जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं पाई जाती है। पंजाबी भाषा में आपके कंठ से जो आवाज़ निकलती है, आपके गले से जो आवाज़ निकलती है, उसको यदि आप बदल दो शब्द वही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी टोन बदलती है, आपकी पिच बदलती है, बोलने का तरीका बदलता है, तो वहाँ के अर्थ बदल जाते हैं। जो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं वो समझते हैं कि एक ही शब्द के गले के अनुसार, बोलने के अनुसार, स्वर निकालने के अनुसार उसके भाषा अर्थ बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मलयालम भाषा की। तो ये भाषा जो है इसको भी 3.5 करोड़ लोग बोलते हैं और ये जो है इसमें धन्यवाद के लिए नंदी शब्द का प्रयोग होता है और इसको लोग जो है अक्सर क्या करते हैं, सांस्कृतिक रूप से इसे जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं 9 नंबर पर आने वाली उड़िया भाषा की, जिसको बोलने वाले 4 करोड़ हैं। 1% की बात की जाए तो 3% से ज़्यादा लोग हैं। तो उड़िया के प्राचीन मंदिर जैसे जगन्नाथपुरी प्राचीन उड़िया भाषा में लिखे गए अद्वितीय शिलालेखों को सुरक्षित रखे हुए हैं। अर्थात इस भाषा का सिर्फ इतना ही महत्व नहीं है कि ये भाषा है, बल्कि इसका महत्व है कि इसके शिलालेख भी पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कन्नड़ की। तो कन्नड़ को बोलने वाले 4.5 करोड़ लोग हैं और इसकी जो है एक विशेषता है कि शिलालेख जो सबसे पुराने माने गए हैं वो कन्नड़ भाषा मिले हैं और जो कि 450 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 7वें नंबर पर उर्दू भाषा की। उर्दू भाषा को बोलने वाले लगभग 5 करोड़ लोग हैं और कहा जाता है कि उर्दू को शब्दों का हार कहा जाता है और फारसी मिक्स है, अरबी मिक्स है। और हम देखें तो उर्दू भाषा ने भारतीय भाषाओं को जोड़ने का काम किया है। उर्दू और हिंदी को कई जगह तो सगी बहन कहा जाता है। इस प्रकार से उर्दू ने कई भाषाओं को अपने अंदर समेटा है और हमारे बोलने चालने की भाषा को, हमारी रचना की भाषा को, हमारे काव्य को बहुत सुंदर बनाया है। इस प्रकार से 7वें नंबर पर आने वाली भाषा उर्दू अपने महत्व के लिए जानी जाती है। फिर हम बात करते हैं गुजराती की। गुजराती भाषा को बोलने वाले लगभग 6 करोड़ लोग हैं और इसका जो है महत्व देखा जाए तो पूरे प्रांत इसको बोलते हैं और हमारी जो फिल्म नगरी है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसको भी वर्तमान और प्राचीन दोनों रूप से इसका महत्व दिखाई पड़ता है। दोनों कालों में ये बोली गई है। गुजराती भाषा का भी अपना अलग से एक महत्व है। फिर हम बात करते हैं तमिल भाषा की। तो तमिल भाषा को बोलने वाले 7 करोड़ लोग हैं। ये भाषा की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि 2000 वर्षों में इस भाषा ने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया है। अर्थात ये भाषा ऐसी है जो पहले भी थी और अब भी है और प्राचीन कई ऐसे ग्रंथ मिले हैं, प्राचीन वक्ता ऐसे हैं, कई ग्रंथ हैं
जिनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा आज जो कि त्यों बोली जा रही है, ये हम कह सकते हैं कि तमिल भाषा अपने आप में शुद्ध रही होगी, जो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। और विगत 2000 वर्षों का इतिहास यही बताता है कि तमिल भाषा बहुत पुरानी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है और कई ग्रंथों में इसको हम ज्यों का त्यों पढ़ते हैं। कई ग्रंथों में भारत के इतिहास के बारे में तमिल में जानकारी दी गई है। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर पर आने वाली तेलुगु भाषा की। तो तेलुगु भाषा जो है वो लगभग 8 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और इसके अक्षर, इसकी जो लिपि होती है बहुत मज़ेदार होती है। ये गोल घुमावदार प्रकार के होते हैं और इस कारण से इसको अक्सर बहुत सुंदर माना जाता है। अब हम बात करते हैं मराठी की, जो 3 नंबर पे आती है। 9 करोड़ लोग इसे बोलते हैं और सबसे पुरानी लिखित मराठी की अगर बात की जाए तो इसका साहित्य हमें 7वीं शताब्दी का मिला है और जो कि अन्य भाषाओं से अगर मुकाबला किया जाए तो लिखित रूप में मराठी एक पुरानी भाषा है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाली बांग्ला भाषा की। 10 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। यदि प्रतिशत की बात की जाए तो 8% लोग हिंदुस्तान के बंगाली भाषा बोलते हैं और सबसे मज़ेदार बात है, इस भाषा के लिए लोगों ने अपनी जान तक दी। अर्थात इस भाषा को अपनी पहचान रखने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर के इसको जो है पहचान मिली है। और इसीलिए इसका एकमात्र ऐसी भाषा है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बंगला के लिए मनाया जाता है और बंगाली लोगों ने जो इसको बोलने वाले थे उन्होंने अपनी भाषा प्रेम के लिए जान दे दी, आंदोलन किए, राजनीति में उथल पुथल की, लेकिन अपनी भाषा को बचाए रखा। इसलिए आज इसके बोलने वाले 10 करोड़ हैं और वो 8% लोग बहुत होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाली भाषा की। वो भाषा हमारी हिंदी है, जिसको बोलने वाले 53 करोड़ लोग हैं। ये भारत की सबसे बड़ी भाषा है, देश की सबसे ज़्यादा आबादी द्वारा बोली जाती है। दूसरी बात कि हिंदी में हमारी जो फ़िल्में बनती हैं वो भी हिंदी को बढ़ाने में अपना काम करती हैं। प्रचार प्रसार का माध्यम माना गया था फिल्मों को, तो हिंदी भाषा ने जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो प्रमुख भाषाएं थीं ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दर्ज हैं। इनका अपना महत्व है, संस्कृत का अपना महत्व है, हिंदी का अपना महत्व है और सबसे बड़ा महत्व ये है, ये सारी बोली और सारी भाषाएं हिंदुस्तान को एक रखने का काम करती हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो में कौन सी भाषा के बारे में आप और जानना चाहते हैं या आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसके बारे में आप कमेंट करें, ताकि हम अगले वीडियो में उसको भी स्थान दे सकें। और फिर मिलते हैं भाषा संबंधी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।